थी मैं यहाँ पर। आप जानते हो कि पुनिया साहब हमारे साथ हैं और कुली को तो आप जानते ही हैं। तो सबने जो हैं समर्थक बहुत हैं, तो जल्दबाजी के अंदर कल ही मैंने उनको बताया कि मैं आ रही हूँ, तो जल्दी जल्दी में सारे इकट्ठे हो गए हैं। पर प्रोग्राम हम यहाँ पे हिसार का सुबह सिंह पुनिया एक्स एम एल ए ये प्रधान जी बैठे हैं निम्बल जी। हाँ, ये प्रधान जी हमारी, और ये हमारे स्पोक्स पर्सन हैं कुलबीर जी, तो प्रदेश के। सो आज तो जल्दबाजी के अंदर जो है कर लिया, पर फिर कुलबीर ने कहा और पुनिया जी ने भी कहा कि नहीं, प्रेस को ज़रूर एड्रेस करना। मैंने कहा भाई प्रेस को ज़रूर एड्रेस करूँगी। तो प्रोग्राम ऐसा कोई ख़ास नहीं है। फिर चाय चुए इन्होंने रख ली हैं, क्योंकि जो हैं कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आऊँ, तो वो उनके लिए मैं जाऊँगी। 10-15 जगह चाय हैं। फिर एक धरने पे जा रही हूँ, वो वहाँ पर हाँ, दूरदर्शन पे भी जाएंगे? नहीं, वहाँ का नहीं है। नहीं, वहाँ का नहीं है। फिर उधर से आगे एक दो शादियाँ। सो ये आज प्रोग्राम बेसिकली ये है मेरा। कोई वैसे पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए नहीं आई हूँ मैं, बट आपको निराश नहीं करूँगी। पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है, ये विधानसभा सत्र ख़त्म हो जाएगा, बजट सेशन है मेरा, 16 तारीख से शुरू है। तो अगले महीने कभी जो है हम यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे किसी टाइम। तो बड़ा प्रोग्राम करेंगे। कार्यकर्ता के द्वार पर। हाँ जी, हाँ जी, वही प्रोग्राम्स जो हैं वो होना तो था, पर फिर बीच में ये विधानसभा सत्र आ गया, इसलिए जो है थोड़ा सा स्थगित करना पड़ा। हरियाणा में 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। हाँ हाँ, एक किरण चौधरी के साथी, एक विरेंद्र सिंह के साथी, क्या फर्क है? अब ये तो मुझे तो मालूम नहीं। मैं अपना बता सकती हूँ आपको। मेरा तो ये है, पुराने साथी हैं, पुराने लोग हैं सारे के सारे, उनके साथ मिलन जुलन है, और जो है सबके साथ बैठ के चर्चा हो जाती है, बातचीत हो जाती है, और मेरी भी पहचान हो जाती है, उनकी भी जो है दूर दूर से जो है पुराने लोग बहुत हैं। आप जानते हो चौधरी बंसीलाल जी के भी हैं, और नए भी लोग जो हैं बहुत जुड़ते हैं। तो उस तरह से जो है, पर 3-4 इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने अभी रखूँगी, जो बहुत अहम है और जो मैं विधानसभा में उठाने जा रही हूँ। एक तो इशू है OPS का, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछले जो सत्र था उसमें भी मैंने उठाया था। ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, अब ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये इफ़ेक्ट करती है करीब करीब 1,55,000 या 75,000 जो है हमारे कर्मचारी हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी। अब जिस तरह से सरकार ने इनके जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया OPS, तो उसके पूरी तरह से पूर्ण तरीके से मैं खिलाफ़ हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो रिटायर्ड आदमी है, कर्मचारी है, उसने सारी उम्र भर उसने अपने घुटने घिसे हैं, सरकार की सेवा करी है, जनता की सेवा करी है, और वो उस नौकरी के अंदर ये इसलिए जाते हैं। नौकरी किस लिए लगता है आदमी की, भाई मेरा बुढ़ापे के अंदर जो है पेंशन मिलेगी, उसका जो है सिक्योरिटी जो है मेरी होगी, और वही सिक्योरिटी आप ख़त्म कर दें। आज के दिन आप जानते हैं कि बच्चे भी जो हैं, ज़माना ऐसा आ गया है कि जब तक कुछ हाथ में ना हो बच्चे भी पूछते नहीं हैं, कुछ हाथ में होगा तो फिर ज़रूर पूछ लेते हैं। तो ये हालात जब ऐसे हो जाते हैं, और जब इस तरह से जब स्टेट की तरफ से एक्शन होता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कभी भी स्टेट की तरक्की जो है, अब कहने के लिए क्या बात है, जब पूछा गया कि भाई आपने ये क्यों करा है, कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त वित्तीय बोझ जो है वो एक्सचेकर के ऊपर पड़ेगा, ये ओल्ड पेंशन स्कीम का, ये जो है दलील दी जा रही है। अब वित्तीय बोझ और पड़ेगा, तो फिर आगे जो है उसका विकास कार्य जो है, जब इतना पैसा पेंशन के अंदर निकलेगा तो विकास कार्यों के अंदर पैसा हम नहीं लगा पाएंगे। तो ये उनकी दलील है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स वही अगर खुश नहीं है, तो पैसा कहाँ से आप कहाँ लगाओगे और क्या करोगे? सब कुछ जो है, एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर द पीपल ना, लोगों के लिए करा जा रहा है। अब वही लोगों को आप जो है आप निराश कर रहे हो, बुढ़ापे के अंदर उनका सहारा छीन रहे हो, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। क्योंकि सरकार का काम ये होता है कि अपने लोगों को सिक्योरिटी दे, और सेंस ऑफ कहते हैं एंटाइटलमेंट वो इस तरह से दे कि भाई हाँ, कि हमारा सब कुछ ठीक है, जान मान की उनकी रक्षा हो, विकास हो, और जो है एक सिक्योरिटी मिले हेल्थ केयर के साथ, एजुकेशन के साथ। दिस इज़ व्हाट सरकार इसलिए होती है। सरकारें खाली इसलिए थोड़ा ना कि पैसे कमाओ और वो करो। आज जो है हरियाणा के अंदर इतने ज़बरदस्त जो है हम कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं कि जो कर्जा, बजट में मैं ये बात कहूँगी कि कर्जे को सर्विस करने के लिए कर्जा उठाया जाए। तो ये साफ दर्शाता है कि सरकार की किस तरह की नीतियाँ हैं कि जिससे इनका संभल ही नहीं रहा है काम, कि इनको कर्जे पे कर्जा इनको लेने पड़ रहा है। और फिर इस तरह की बातें, मतलब उसको पूरा करने के लिए
बुढ़ापे का सहारा जो पेंशन है उसको ख़त्म करी जा रही है, तो उसके हम विरोध में हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी पावर में आते ही सबसे पहला काम जो होगा वो इनकी बहाली होगी। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि आज मैंने ये देखा है कि ये PPP ये जो है परिवार पहचान पत्र, ये बन गया परेशान पहचान पत्र। सच्चाई है ये, इसको जोड़ा जा रहा है आई कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ, सारा कुछ करा जा रहा है। सारी सुविधाएं जो हैं खाली इसी के ज़रिए मिलती हैं। देखिए, मैं IT के ख़िलाफ़ नहीं, विधानसभा में भी ये बात मैंने कही कि IT जो है आगे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन सही तरीके से धरातल के ऊपर नहीं होता तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अब जो है आधे टाइम पर तो जो हैं पोर्टल्स जो इन्होंने इतने सारे बना दिए हैं वो पोर्टल्स खुलते नहीं हैं, आधा घंटा खुलेंगे, 1 घंटा खुलेंगे, वो भी जो है मारा मारी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। फिर बिजली नहीं रहती आधे टाइम जो है आप जानते हो इंटरनेट नहीं होता। तो ये सारी की सारी जो हैं परेशानियां इतनी ज़बरदस्त आ गई हैं कि लोग जो धरातल के ऊपर हैं, क्योंकि मैं तो गांव के अंदर काम करती हूँ, धरातल पे लोग आके रोते हैं कि बेटी हमारे को तो बिल्कुल ही जो है नाश हो गया। अब आपको मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो अभी तक इसमें शिक्षित नहीं हैं। जो शिक्षित है उसके लिए तो ठीक है, जो शिक्षित नहीं है उनको तो बहुत ज़बरदस्त परेशानी का सबब बन गया है। वो एक आदमी, सब मुझे ये बता रहे थे किसान भाई और गांव के अंदर, कि एक आदमी घर के अंदर ऐसा हमारे को तय करना पड़ रहा है जो थैला भर लेकर पूरे के पूरे कागज़ लेके इधर से उधर हाँटता है, इधर से उधर, उधर से इधर। कोई भी चीज़ जो है अगर गलत तरीके से उसका अपलोड हो गया है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, ये जो है प्रॉपर्टी ID भी जो है उसको सही करवाने के लिए जो है उसका पसीना निकल जाता है, फिर भी सही नहीं होता। और सरकार ये कहती है कि हम सारा कर रहे हैं। सच्चाई के अंदर धरातल के ऊपर ये काम नहीं हो रहा है, जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं सारे गांव के अंदर दौरे करती हूँ और लोगों से पूछती हूँ। तो ये जो काम जो ये है, और जैसे मैंने आपको बताया कि श्रुति चौधरी अपने पार्लियामेंट का दौरा कर रही थी लोहारू हल्के का, वहाँ एक बूढ़ा बुजुर्ग आया और उसने कहा कि बेटी हम तो कति मारे गए। तो श्रुति ने पूछा कि ताऊ क्या बात होगी, इतना क्यों, तू आंख में लाल आंख हो रही है और आंसू उसके निकल रहे। तो श्रुति को कहता है, उसने कहा बेटी तने क्या बताऊं कि ये जो है न्यू कमे हैं कि भाई ये पैन कार्ड के हुए और ये ID कार्ड और ये सारे के सारे ये ऊपर करने हैं और इकट्ठे करने हैं। ये तो कहते हैं मैंने सारे लेके मैंने जमा चेप दिए, फिर भी मेरा कि मैं कौन हुआ। तो हंसी की बात ज़रूर है, पर ये ऑल्सो दर्शाता है कि किस तरह से लोग जो हैं इससे परेशान हैं। और मैं समझती हूँ ये परेशानी का जो सबब इस सरकार ने दिया है लोगों को, और 8,000 का अगर आपका बिल आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाए, तो आपको जो है सुविधाएं से आप वंचित हो जाओगे। जो आपके पीले कार्ड हैं, आपका जो और जो सुविधाएं जो गरीबों को मिलती हैं उससे आप वंचित हो जाओगे। आपके अगर बिल्ली जो है आपने पाल रखी है उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। ये सच्चाई है, ये पता नहीं कहाँ से ये निकाल के ला रहे हैं इस तरह की चीज़ें कि वो बिल्ली अगर वो है तो इसका मतलब आप जो है उस 180 के दायरे के अंदर नहीं आते हो, आप अमीर बन गए हो। 3 कर दिया मैडम, 81 से 3 लाख है। अब 3 लाख भी क्या है आजकल के ज़माने में, आजकल के ज़माने में 3 लाख तो चुंगा भी नहीं है। सच्चाई ये है। तो ये सारा का सारा एक बहुत ज़बरदस्त परेशानी का सबब बनता जा रहा है, और ये इसको सरकार सही तरीके से इसको धरातल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। अगर इम्प्लीमेंट करा जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा कैसे, क्योंकि आपके जो सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, दूसरे जो बैठे हुए हैं, जो आला अफसर हैं जो हैं, कोई इसमें वो हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं। तो धरातल के ऊपर जो है इसकी इतनी ज़बरदस्त परेशानी हो रही है। फिर आपका ये इस पर आ जाइए आप, हमारे जो इतने सारे ये सरपंच भाई हैं ये बैठे हुए हैं, सारे के सारे टेंडरिंग का मामला है। अब देखिए, टेंडरिंग के मैं खिलाफ़ नहीं, लेकिन आपने एक पोर्टल, एक वो कहते हैं ना एक माध्यम और बना दिया भ्रष्टाचार का। आप कहते हैं कि 2 लाख रुपए जो हैं आप किसान उनको देते हो, सरपंचों को, उनको तो आपने चोर मान लिया, और जो है टेंडरिंग के ज़रिए आप सारा कुछ करेंगे। तो आप क्या समझते हैं वो टेंडरिंग का जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वहाँ पे भी यही हाल होना है? ये कोई अलग बात तो होने वाली नहीं है। तो विधानसभा में इस बात को हम डिमांड करेंगे कि आप जो हैं कम से कम 2 लाख की बात आप कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही चुंगे की बराबर है, कुछ भी नहीं है। 2 लाख में तो जो है
आजकल यहाँ से वहाँ तक एक नाली भी नहीं बन पाएगी, सच्चाई यही है। तो इनको जो है कम से कम 15-20 लाख रुपए का जो है उतना इनको हक होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज किस लिए लागू करा था कि धरातल तक जो है पैसा पहुँचे और वो धरातल के ऊपर लोग अपने आप डिसाइड करें कि कहाँ वो पैसा गांव के अंदर लगना है, तब तो बात बनेगी, नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ। अब अगर सरकार ने ही सारा कुछ करना है तो आप ये पंचायतों में ही ख़त्म कर दीजिए, सच्चाई तो ये है। तो ये जो कहानियाँ बन रही हैं ये सही नहीं है। तीसरा जो बहुत अहम मुद्दा है, पिछले विधानसभा में भी मैंने उठाया था, आप जानते हो विधानसभा में कोई भी ऐसे हर मुद्दा जो है मैं उठाती हूँ, वो है ये बेरोज़गारी का। इतना ज़बरदस्त बेरोज़गारी का आलम है। 37.7% जो है CMI की रिपोर्ट के अनुसार आज हरियाणा जो है अव्वल है, किसी अच्छी चीज़ में नहीं, बेरोज़गारी में पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है और सिर नीचे झुकाने वाली बात है। जो स्कैम्स हुए हैं, जो अटैची कांड और ये कांड और वो कांड नौकरियों के लिए, उस सब हम जानते हैं, उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन ये जो CET बनाया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बनाया है, ये जो है 3 साल के लिए जो इन्होंने बना दिया है, ये बच्चों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त कटुरखा। क्योंकि जो बच्चा वो उसके अंदर उस समय अपेयर नहीं कर सकता, तो 3 साल तक तो इसका मतलब वो वंचित रह गया। हो सकता है उसमें उसकी उम्र निकल जाए, आगे कुछ भी हो जाए। सो विधानसभा के अंदर मैंने ये बात पिछली बार भी रखी थी कि आपको CET का 3 साल का मकसद क्या है। अगर आप बच्चों को मदद करना चाहते हो, उनको रोज़गार दिलवाना चाहते हो, तो आपको इसको हर साल कंडक्ट करना चाहिए ताकि बच्चों को जो है मौका मिले और वो जो है वो टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जो नंबर आते हैं, जिस तरह से आते हैं, वो आप काम करिए। ये इस तरह से ये बात। लेकिन ये सरकार जो हठकर्मिता का जो ये रवैया है, ये नौजवानों के प्रति सही नहीं है। और 3 साल में जब एक बारी करते हो तो कैसे आपने देखा है किस तरह से जो है लोग कहाँ से आते हैं, बुरी तरह से जो है उसके अंदर ऐसा आलम हो जाता है कि पूरी तरह से जो है कोई किसी तरह से अंकुश नहीं होता। बच्चे जो हैं माँ बाप के साथ आते हैं, दुखी होते हैं, आधे दे पाते हैं, आधे नहीं दे पाते। और ये स्वराज, ये जो है रोज़गार योजना जो इन्होंने शुरू करी है, कौशल रोज़गार योजना जो इन्होंने शुरू करी है, ये भी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोगों को मालूम होना चाहिए। विधानसभा में ये जब प्रश्न मैंने पूछा तो ये बात कही गई विधानसभा के अंदर कि खाली 1 साल के लिए है ये नौकरी, पक्की नौकरी नहीं। तो मैंने पूछा कि आप जो है इसको लीगल दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो, कौशल रोज़गार योजना को। तो वो लीगल दर्जा कैसे दें, क्योंकि अगर लीगल दर्जा दे दिया तो फिर मनमानी से जो है उनको निकाल नहीं सकते। अब एक लेडी आई, उसका कहते हैं उसको रोज़गार का पूरा पत्र मिल गया कौशल रोज़गार में, और तीसरे दिन में उसको बाहर निकाल दिया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो किसी भी तरह से वो कोई परमानेंसी की तो बात छोड़ो, मतलब किसी भी तरह से कोई जैसे आदमी को रोज़गार मिलके थोड़ी संतुष्टि होती है, वो चीज़ का मामला नहीं है। तो सरकार को इसके अंदर देखना चाहिए। जब इनके पास 33,000 से भी ज़्यादा नौकरियां जो हैं वो लंबित हैं, PTI और ये जो टीचर्स की हैं उसकी हैं, अलग से जो है चाहे हेल्थ के अंदर हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे और दूसरे जो ये विभाग हैं उनके अंदर हो, इतनी सारी नौकरियां 1 लाख कुछ हैं आज के दिन। तो वो नौकरियां दो आप लोगों को ताकि रोज़गार मिले। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ, सारे गांव में मेरे को जब लोग बताते हैं, कहते हैं जी हमारे बच्चों के जो है ना ब्याह होने बंद हो गए, क्योंकि छोरी देखे राजी को नहीं, कोई बेटी नहीं। जहाँ जिस लड़के के पास रोज़गार नहीं होगा तो कौन शायद बेटी उसको देगा। सो ये एक सामाजिक प्रॉब्लम भी बनता जा रहा है, और सामाजिक प्रॉब्लम बनेगा तो आप समझ सकते हो लॉ एंड ऑर्डर इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त जो है इसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारा इंटरट्वाइंड है, सारा का सारा। ये सरकार जो है मैं समझती हूँ हर तरीके से जो है असमर्थ है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे रोज़गारी का मामला हो, चाहे हमारे किसान भाइयों की बात हो, चाहे ये हमारे सरपंचों की बात हो, ये OPS सरकारी कर्मचारियों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको वोट करा था पिछली बार जब इलेक्शन था। मुझे याद है सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से जो है इनके पक्ष में थे। आज उन्हीं के ऊपर इतनी ज़बरदस्त गाज डाल दी है।
ये सारे बहुत अहम मुद्दे हैं जो विधानसभा के अंदर बजट सेशन के अंदर उठाए। दूरदर्शन में आप मैडम सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने मदद की थी और विधानसभा में मुखर्जी साहब ने इसको लेकर माफी भी मांगी है कि मेरी गलती हो गई। अब भाई आपने जो बात ये पूछी है बात सही है, तो माफ़ी मांगी ना उसने, अब पता चल गया कि गलत है ये। मैडम आपने भी अच्छा, कहा कि अधिकारी जो है योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं, तो आज हुड्डा साहब जो है जनता दरबार लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सॉरी सीएम साहब जो है आज जनता दरबार लगा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब अधिकारी जो है बेलगाम है? सरकार जो है ना, सरकार का असली जो है काम का पता चलता है बिल्कुल टेल एंड पे, है ना। और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा आप देखना, बेलगाम तो पहले ही हो गया सारा सिस्टम और वो और भी बिगड़ता जाएगा। तो कितने ही आप मेले लगा लो, कितना ही कुछ लगा लो, जब आप कुर्सी पे बैठते हो तो नीचे क्या हो रहा है वो दिखना बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो भी कुर्सी पे बैठता है उसको नीचे नहीं नज़र आता क्या हो रहा है। और ये हर एक के साथ है, ये किसी एक के ऊपर नहीं है, ये जो भी ऊपर बैठता है वहाँ पे उसको ये उसके साथ ये हाल। ये पूछा दूरदर्शन पर तो नहीं जा रहे, लेकिन दूरदर्शन के वो दादी पे बैठे उनका समर्थन तो करते हैं आप। क्या दूरदर्शन दूरदर्शन चंडीगढ़, हाँ यहाँ से शिफ्ट कर दिए, यहाँ से उठा के पंचकुला ले जा रहे हैं। चंडीगढ़ शिफ्ट अच्छा, कर दिया। चंडीगढ़ ओके, शिफ्ट हाँ। वो बैठे हैं यहाँ 66 दिन से। उनका धरना तो लास्ट डेट में उनका धरना चल रहा है। अच्छा अच्छा पूछा था कि आप वहाँ भी जाएंगे। नहीं, मुझे तो देखिए दूरदर्शन के बारे में बोला नहीं गया है। और दूसरी बात यह है कि दूरदर्शन की जो मामला है पूरा मुझे पता नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना ठीक नहीं समझ। बंद हो कर दिया। अच्छा। 15 दिसंबर से चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया, ये सिर्फ खाली पड़ा है। अच्छा। 32 कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं, परमानेंट दूर दूर तक ट्रांसफर कर दिए। बिल्डिंग ये है, रहेगी बस। वो चाहते हैं ये वापस आए। देखो, अब ये इससे एक उदाहरण देके मैं बताती हूँ। ITI है हमारे तुशाम के अंदर, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के नाम का ITI है, और वहाँ भी मेरे ख्याल में सालों साल से वहाँ पे लोग जो हैं, ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उनका काम कर रहे थे। अब ये कौशल रोजगार योजना जो परमानेंट भी नहीं है, उसके अंदर इन्होंने वो नियुक्तियाँ तय करी हैं और उनको वहाँ भेज दिया। और जो लड़के वहाँ काम कर रहे हैं, 500 ऐसे लोग हैं पूरे हरियाणा के अंदर, 500-600, वो सारे बेरोजगार। तो ये तो काम है इनका, रोजगार ही नहीं देते, ये बेरोजगार करते हैं। मैडम, आप कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, कांग्रेस के संगठन के चुनाव कब होने वाले हैं बताएंगे? ये तो आप उससे पूछिए ना जो संगठन चला रहे हैं। अच्छा, वो ये कहते थे कि हमारे को कमांड मिल जाएगी तो 1 महीने में हम संगठन खड़ा कर देंगे, जबकि कुमारी शैलजा देख को ली। अशोक तंवर को नहीं खड़ा करने दिया गया संगठन। देख लिया ना, अब सामने तो है। ये कांग्रेस में भी कार्यकर्ता जो है इतने पुराने हैं, तो इनके लिए बेरोजगारी ही है। इनको पद तो मिल भी गए, तो ये भी बेरोजगारी है। कांग्रेस नेता भी बेरोजगार हो रहे हैं। एक सवाल मेरा है। नहीं, देखो सुनो, हमने तो संगठन के बिना ही काम करा है भैया, और बिना काम करते आ रहे ये हो रहा है। हैं, और आप देख रहे हो पूरे हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, है ना। एक छोटा सा सवाल है मैम, हाँ जी। नेताओं को काले कपड़े से डर क्यों लगता है? आज किसान मेला लगा हुआ है और मुख्यमंत्री जी वहाँ आए हुए हैं, तो किसानों को जो भी पगड़ी जैकेट या कुछ भी पहना हुआ अंदर नहीं जाने दिया, तो आपका क्या कहना है? भैया मेरे को तो डर लगता नहीं, बाकियों की बात करूं क्या? हाँ, मैडम आगे मैं इन चीज़ों में मैं कभी नहीं डरती, मैडम, पेंशन के बारे में एक छोटा सा सुझाव है। क्योंकि अगर कोई विरोध हो रहा है तो उस विरोध को समझना चाहिए कि क्यों है वो विरोध, और उसका समाधान निकालिए। जब आदमी विरोध तभी करता है जब कहीं दुखी है ना। तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों के अंदर जो है डरना नहीं चाहिए। क्या डरने की बात? किरण चौधरी के रूप में मैडम एक तेज तर्रार नेता माना जाता था हरियाणा के अंदर, और लेकिन आजकल वो तेज तर्रार जो नेता है नजर नहीं आती है, तो कहाँ गुम है? और दूसरा कोई नया कोई बड़ा फैसला कुछ आप ले सकती हैं भविष्य की राजनीति को लेकर? नहीं, मैं पूरी बात नहीं सुनी सबसे पहले तो देखिए, किरण चौधरी जो तेज तर्रार नेता के रूप में जानी जाती रही हैं हरियाणा में, पर लेकिन आजकल वो तेज तर्रारपन जो नजर नहीं आता है अच्छा। किरण चौधरी का, और आप भविष्य की राजनीति को लेकर भी क्या आप बड़ा फैसला कोई ले सकते हैं? ये भाईजान, ये आप कह रहे हो, वो दूसरों से पूछ लो, उनके सबके तो नाक में दम हो रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी गई, अब जा रही है दिल्ली। इतना घबराते हैं मेरे से कि किरण चौधरी नजर आती है सारी जगह, तो आप समझ सकते हैं कि किरण चौधरी का कितना वजूद होगा। वो कह रहे हैं अभी बीजेपी में भी नजर आ रही है।
ये वो उनकी मंशा ये है कि अच्छा ये वो कहते हैं ना इसकी वो कटे यहाँ से कि हमारा रास्ता खाली हो, पर इतने आसानी से रास्ता खाली करने वाली तो नहीं हूँ मैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक पेंशन के बारे में छोटा सा सुझाव है। हाँ जी, हाँ जी। 30-35 साल की नौकरी करने के बाद, तनख्वाहें लेने के बाद, भारी भरकम तनख्वाहें लेने के बाद उनकी पेंशन की चिंता है। एक मिनट आपके एक मैं बोलने से पहले ये पहले वाले उसमें, और आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपके प्रश्न पे। विधानसभा के अंदर हर मुद्दे के ऊपर जो स्टेट से रिलेटेड मुद्दा है, जो जनता के हित का मुद्दा है, अगर कोई उस मुद्दे के ऊपर बोलता है हर रोज, तो वो किरण चौधरी बोलती है। जी, आप ये विधानसभा की बात और कर ये रहे मैं हैं। नहीं कह रही, मेरा रिकॉर्ड कह रहा है। मैम, विधानसभा की बात कर रहे हैं, जब अभय सिंह चौटाला अपने भतीजे और डिप्टी सीएम पर आरोप नहीं, अब इनकी बात पूछ लें जरा। हाँ हाँ, एक बताइए। छोटा सा सुझाव ये था। हाँ जी, 30-35 साल तक एक आदमी नौकरी करता है, सारी उम्र तनख्वाह पाता है, बिल्कुल। उसको बुढ़ापे में भी पेंशन मिले 60 साल की उम्र के बाद, ये चिंता तो सबको है। लेकिन एक आदमी सारी उम्र टैक्स देता है, 60 साल के बाद क्या कभी सोचता है कि इसने इतने लाखों रुपए करोड़ रुपए टैक्स दिए हैं, तो इसने बुढ़ापे का भी ख्याल करें। ऐसी कोई योजनाएं बनाओगे तभी आपके दिमाग में कभी आती है। मतलब आदमी ने टैक्स दिया है 35 साल तक, 40 साल तक, हाँ। और 60 साल की 65 साल की उम्र में आने के बाद उसका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, इसके बारे में कभी सोचा है? ये पेंशन बहाली हो जाए वही बहुत होगी भाईजान। हम सरकारी आदमियों के लिए तो बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो प्राइवेट आदमी है, आम आदमी है, दुकानदार आदमी है, छोटा दुकानदार है, सारी उम्र बेचारा देखो टैक्स देता है, बुढ़ापे में उसका कोई सहारा आपको नहीं है। मैं कभी भी गलत बात कहती नहीं ना, गलत बात की सहमत होती हूँ। स्टेट जो है हर एक आदमी का तो वो नहीं देख सकती ना, ये तो आप उन्हीं का देख सकती है जिन्होंने काम करा है स्टेट का। काम ये नहीं करेगी जिनकी टैक्स से उनको तनख्वाह मिली है, जो सारी उम्र टैक्स देते हैं, टैक्स उससे उनको तनख्वाह मिली है। नहीं, वो टैक्स जो आप देते हैं उस टैक्स से फिर आपको सुविधा भी मिलती है ना। और एक मिनट प्लीज, टैक्स का मतलब क्या होता है? ये सिटीजन का जो है, ये अपने देश के प्रति जो है आप जो दे रहे हो, उसी से तो आगे ये टैक्स के जरिए ही तो ये सारे काम बन रहे हैं। वो टैक्स नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो वो भी होता है, उसके बारे में कुछ होता है ना? नहीं, बूढ़ा तो जो काम पे, जो नौकरी पे होता है उसको पेंशन मिलनी चाहिए, अब जो नहीं है, और जो नहीं है उसको अपने आप देखना पड़ेगा भैया। हर एक जगह तो स्टेट नहीं देख ये मेरा सकती। पॉइंट है, उसके बारे में मैडम, आप नहीं, विधानसभा हर में- जगह स्टेट नहीं देख सकती, गलत बात मैं नहीं कहूँगी। हाँ, बुढ़ापा पेंशन जो है वो दिए। अब बुढ़ापा पेंशन इन्होंने 5,151 रुपए कहा था। बुढ़ापा पेंशन उनको मिलती है जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया, जो टैक्स मानदेय है वो, उनका मानदेय है। टैक्स और नहीं टैक्स का जो ये है, ये इस चीज़ के अंदर हर एक चीज़ अगर स्टेट ही अगर देखने लग जाएगी तो फिर तो ये तो डेमोक्रेसी वाली बात ही नहीं रहेगी ना। वेलफेयर गवर्नमेंट होती है। वेलफेयर गवर्नमेंट होती है ना। कंट्रीज में तो मैम दे रहे हैं। डेवलप वहाँ पर आपको मालूम है कितना? मैं आई हैड गॉन टू फिनलैंड जस्ट नाउ अ फ्यू ईयर, थोड़े दिन पहले। एक दुकानदार, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। वहाँ पर आपकी जितनी आपको तनख्वाह मिल रही है या जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके उससे 75% टैक्स दे रहे हैं लोग। यहाँ नहीं है वो। आप ये कह रहे थे मैम कि विधानसभा में आप मुखर होकर विरोध, मतलब जो भी सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं, तो अभी पीछे वाकया हुआ था चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो कि अपने भतीजे और डिप्टी सीएम पर आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने भूमाफिया खड़ा कर दिया हिसार में एयरपोर्ट बनाने के नाम पे। तो उसी टाइम पे नेता प्रतिपक्ष और आपकी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक चुटकुला सुनाकर उस मतलब पूरे मामले को उन्होंने एक तरीके से खारिज कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि वो सरकार विरोधी बात भी कर रहे थे और जनता के हित की बात कर रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है, विधानसभा जो है वो चर्चा का माध्यम है, और जनता के हित की बात जो है वो हम विधानसभा में रख सकते हैं, तो वो हमारे को हर तरीके से रखनी चाहिए। और विपक्ष एक मतलब एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते वो हमारे को जोर शोर से रखनी चाहिए। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि क्योंकि मैं भी दिल्ली विधानसभा की वो रह चुकी हूँ, मैंने वो ये डिप्टी स्पीकर रह चुकी हूँ मैं, सो मैं जानती हूँ कि ये जो भी इलेक्टेड आदमी आता है उसका हक होता है विधानसभा के अंदर बोलने का, क्योंकि वो इसलिए उसको इलेक्ट करके भेजा जाता है, खाली मूर्तियां बना के तो नहीं भेजने के लिए जनता भेजती। सो उसका जो है, उसका जब विशेष अधिकार का हनन की बात आती है तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, और ये बहुत जल्दबाजी के अंदर इस चीज़ को नहीं उठाना चाहिए। और जिस तरह से उठाया गया वो गलत था, क्योंकि मैंने तो ये संचालित करा हुआ है, पूरी की पूरी विधानसभा संचालित करी हुई है, तो मैं जानती हूँ ये गलत तरीके से ये करा गया था और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये परंपराओं के जो हमारे संसदीय परंपराएं हैं उसके विरोध में।
ये मुद्दा उठाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो बात थी मुद्दे की उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मुद्दे पे जैसे मुद्दा है, उनका समर्थन उसका बात का जवाब भी नहीं दिया मैंने, उनका साहब ने बात को खत्म कर दिया। बात नहीं बोल रहा। ये उनसे पूछो। मैम, जो तलवंडी राणा पे जो लोग बैठे हुए हैं, दर्जनों गांव इस रोड पे आते हैं और उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया, 2 महीने के करीब हो गए धरने पे बैठे हुए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जा रही हूँ अभी समर्थन के लिए, वहाँ पे तलवंडी राणा में जा ही रही हूँ। कुलवीर जी ने मुझे बताया था उसके बारे में, वहाँ जाके उनको समर्थन दे के आएंगे। मेरा मानना ये है कि जनता के सहूलियत के लिए सरकारें बनती हैं, और वो सहूलियत ही आप अगर हटा रहे हो तो फिर जनता कहाँ जाएगी? फिर तो जनता वोट के जरिए जो है आपको जवाब देगी, समय आएगा। हाँ, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। पर तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि वोट जो है बहुत सोच समझ कर देनी चाहिए। वोट ना तो जात पात पे जानी चाहिए, वोट ना किसी भाई भतीजेवाद पर जानी चाहिए, वोट कोई और भी उस पर नहीं जानी चाहिए। वोट केवल इसलिए जानी चाहिए कि हमारे इलाके का विकास कौन करेगा, कौन साफ सुथरा हमारे जनता का प्रतिनिधि है, कौन जो झूठा नहीं है। अगर ऐसे लोगों को आप वोट दोगे और उनको आगे लेकर आओगे तो फिर जनता का भला होगा, नहीं तो जो हो रहा है वैसे होता ही आएगा। मैडम, आपको क्या लगता है इनकी मांगे पूरी होगी? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है बहन जी, ये तो मैं अगर वो होती गडकरी जी होती तभी बता पाती। ठीक है मैम।